नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज फिर बेबाकी से सवाल पूछेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है और इस वक्त रैलियों पर रैलियां हो रही है। बिहार के अंदर आपको ज्यादातर भ्रष्टाचार शब्द ही सुनाई दे रहा होगा, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष की ओर से हो या फिर विपक्ष की ओर से हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष अब विकास की बातें कम करने लगे हैं। इसी पर आज सवाल पूछेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और खास तौर पर सियासी पंडित से बिहार का भविष्य हम जानने की कोशिश करेंगे। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। कैपिटल टीवी पे आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष यानी एनडीए और महागठबंधन पूरी तैयारी से जुटा हुआ है। ये तो जनता फैसला लेगी कि जीतेगा कौन, लेकिन आपको क्या लगता है कि तेजस्वी जिस तरीके से भ्रष्टाचार को दूर करने की बिहार से बात कर रहे हैं, क्या वो जब भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो जनता उन पर विश्वास करेगी? देखिए हर्ष जी, बिहार की जो राजनीति है वो अपने आप में विचित्र है। पूरे भारत की राजनीति से थोड़ी अलग हटकर है। हकीकत में आज की परिस्थिति आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए वहाँ जितने भी चुनाव होते हैं, जो भी होता है, कहीं भी होता है, किसी भी तरह के, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, वहाँ कुछ फैक्टर्स बड़े अलग ही किस्म के होते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर का फैक्टर होता है, जो कि निश्चित रूप से इस समय मोदी फैक्टर काम कर रहा है, और करीब करीब 40% लोग जो है मोदी फैक्टर के आधार पर ही अपना निर्णय लेते हैं। अब रहा सवाल दूसरा, स्थानीय। स्थानीय में भी अलग अलग विभाजन है। एक तो वहाँ जातिवाद गठबंधन बहुत ज़्यादा है, और जातिवादों से भी अलग हटकर यानी करीब करीब 28 किस्म के इस तरह के गठबंधन हैं, छोटे छोटे, जो कि जातिवाद से लिप्त हैं। और उन गठबंधनों के अलावा वहाँ पर जो और गठबंधन है वो है गुंडा तत्वों का, गैंग का गठबंधन। और गैंग जो है वहाँ बड़े प्रसिद्ध हैं। अभी अभी ताज़ा समाचार हैं कि दिल्ली में एक ऐसा गैंग था जिसके कि 4 सदस्यों को उन्होंने एनकाउंटर किया, पकड़ा गया। बिहार के भी एसटीआई के लोग थे और यहाँ के केंद्र के भी थे। तो हकीकत ये है कि जो गैंग वार वहाँ पर होता है वो भी चुनाव में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ नोट करने की चीज़ ये है कि 58% युवा वोटर्स आज की तारीख में हैं, जिनकी मुख्य आधार है रोजगार, शिक्षा और विकास। 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के कुल मतदाता जितने भी हैं वो 1/3 से ज़्यादा तो ये युवा हैं। और उनमें भी कुल अगर मतदाताओं की आप गणना देखें तो 7 करोड़ 43 लाख मतदाता वहाँ पर इस समय टोटल हैं, और उसमें 1 करोड़ 63 लाख मतदाता युवा हैं, और उसमें से 14 लाख से अधिक मतदाता पहली बार अपना वोट डालेंगे। अब बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, 7-8% वहाँ पर बेरोजगारी है। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का कि 20 लाख से अधिक लोग हर साल अपने जॉब करने के लिए या शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगी आपको कि बिहार के जितने भी युवा हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, मेहनती हैं, और उनका भविष्य ढूंढने के लिए वो अपने राज्य से पलायन करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो वोटिंग हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसा कि आपने बताया है। अब भ्रष्टाचार जो है वह रग रग में समाया हुआ है। भ्रष्टाचार जो है सामाजिक क्षेत्र में भी है, आर्थिक क्षेत्र में तो है ही, और राजनीतिक क्षेत्र का बहुत व्यापक है। वहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई राजनेता गद्दी पर आया है तो निश्चित रूप से वो वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा, और अभी तक का इतिहास रहा है। वहाँ ऐसा एक भी नेता नहीं है जैसे सिंगापुर में है। सिंगापुर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पार्लियामेंट में कौन मिलेगा? वो सदस्य मिलेगा जो पार्लियामेंट सेशन के अलावा कहीं किसी परचूनी की दुकान पर बैठकर सामान बेच रहा होगा या किसी स्कूल में पढ़ा रहा होगा। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ की अभी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था उसमें नहीं है, और यही एक कारण है कि बिहार क्या गणित आप कितना भी आकलन कर लें, चुनाव की एक रात के पहले ये निर्णय पहले जातिगत आधार पर हुआ करता था, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन अब जो है
18% मुस्लिम वोटों का भी वहाँ विभाजन होगा और 36% जो बहुत अधिक पिछड़े जाति के लोग हैं उनका जी। भी समीकरण लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि एनडीए, आरजेडी प्लस कांग्रेस और जन स्वराज ठीक है, लेकिन पार्टी। राम जी, एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार से शुरुआत की थी, क्या आपको लगता है, क्योंकि चलिए हम तेजस्वी यादव की तो बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है, लेकिन कितना बड़ा हथियार ये एनडीए के लिए साबित होगा? क्योंकि जब इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं तो 2005 से इसको हथियार बनाया गया है, जंगल राज को, भ्रष्टाचार को, और एक बार फिर तेजस्वी जब भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रहे हैं और वो इसमें संलिप्त है, तो क्या एनडीए को जीत दिलाने में यही शब्द कामयाब हो पाएगा? देखिए, जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उन्होंने जो एक वायदा किया है कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। अब आप देख लीजिएगा 3 करोड़ सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे। और उन्होंने जो है दीदियों को 30,000 रुपये महीना करने का कर दिया है और बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं। ऐसा लग रहा है ये राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक नया रूप है। अगर ये पार्टी जीत कर आ गई तो दिवाला निकल जाएगा और उन्हें लगता है कि शायद उनको ये अनुमान है कि वो जीत नहीं पाएंगे। यही एक कारण है कि शायद उन्होंने इस तरह के वायदे किए हैं लुभाने के लिए, ललचाने के लिए। लेकिन मतदाता काफी जागरूक है, वो सोचेगा समझेगा। पर चुनाव के एक रात पहले सबसे अधिक निर्णय होता है, वो ये निर्णय होता है कि गांव-गांव, घर-घर जाकर मतदाताओं के जो ठेकेदार हुआ करते हैं, उनको रिश्वत दी जाती है, शराब बाँटी जाती है। हालाँकि शराब बनती है, लेकिन वहाँ आप वहीं नहीं दूसरी जगह भी देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा है। वहाँ एक रात पहले ये निर्णय होता है, कल जो है मास पोलिंग कौन करेगा और वहाँ दलाल बैठे हुए हैं और वो उनके पास कितने वोट हैं, तुम्हारे पास कितने वोट हैं, इतने वोट के इतने पैसे, उसी रात को लेन-देन होता है। हालाँकि चुनाव आयोग उस पर नज़र रखता है, पुलिस उसमें सक्रिय रहती है, लेकिन आप सभी जानते हैं राजनीतिक दलों का जो प्रभाव होता है, प्रशासकीय अधिकारियों पर कैसा होता है। अगर ये नहीं हुआ होता तो चारा कांड में जो सजल जी। चक्रवर्ती फंसे थे चीफ सेक्रेटरी, हालाँकि अब उनकी दुर्दांत मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो इतना सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर उसको भी गिरफ्तार होना पड़ा था। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दबावों का इतना असर होता है कि राजनेताओं के दबाव से ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने आप को अलग नहीं कर पाते। ये बात अलग है कि आज की तारीख में जज के यहाँ पर अगर आग लगती है तो करोड़ों रुपए जले हुए मिलते हैं। कई ऐसे पुलिस के उच्च अधिकारी मिलते हैं जिनके यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं। राजनेताओं के यहाँ तो वो तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, चुनाव में खड़े ही इसलिए होते हैं बिहार में कि जिससे चुनाव में आने के बाद वो करोड़ों अरबों रुपयों का जखीरा अपने यहाँ इकट्ठा कर सके। तो हर्षी, ये एक बड़ा विचित्र गणित है भारतीय प्रजातंत्र के लिए और एक ये जो है केस स्टडी का मैटर है कि आखिर बिहार में किस तरह से मतदाता मतदान करता है। क्या सिद्धांत के आधार पर करता है या जाति आधार पर करता है या कुछ चंद पैसों के पीछे या सुविधा करता है। हर्ष जी, ठीक है राम जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भविष्य एनडीए का ही बिहार में होने वाला है। एनडीए की बात फिर से सरकार बन सकती है। खैर, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ये जनता तय करती है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए अभी रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ उतरे हुए हैं, क्या ये बड़े चेहरे कमाल कर पाएंगे? क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी पर जनता भरोसा कर रही है। क्या एक बार फिर भरोसा दिलाने में कामयाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हो पाएंगे? देखिए हर्षी, चुनाव की जो रैलियां होती हैं दरअसल कोई आदर्श रैली नहीं होती है। एक रैली में आप यूं मानकर चलिए 2 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाते हैं। वहां जितने लोग आते हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, रैली में भाग लेने वालों को उनको जो है बाकायदा पैसा देकर किराए से लाया जाता है। ये सब जानते हैं, सत्तारूढ़ दल भी जानता है, विरोधी दल भी जानता है। लेकिन अपनी साख जमाने के लिए रैलियों का प्रभाव कुछ तो होता है, पर कितना होता है, मेरा ख्याल है रैलियों का प्रभाव सिर्फ उन लोगों के ऊपर होता है जो ज़्यादातर अनपढ़ हैं या
किसी किसी एक सिद्धांत के आधार पर काम नहीं करते हैं। भेड़ चाल में जो विश्वास करता है वो रैलियों के आधार पर वोट देता है। लेकिन बिहार का जो युवा है, वो जो 58% युवा, वो तो निर्णायक सिद्ध होगा और निश्चित रूप से वो राजनीतिक स्थितियों की, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है और देश की क्या है, प्रादेशिक क्या है, इसमें सबसे बड़ा रोल अदा अगर कुछ करने वाला है तो ऑपरेशन सिंदूर अदा करने वाला है। चीन के साथ हमारी जो इस समय तैयारियां चल रही हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो ट्रंप से जो अभी फिलहाल सरकार ने टैरिफ बॉम्ब से मुकाबला किया है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग युवा वोटर्स ही ज़्यादा हैं और निश्चित रूप से वही जो है इस चुनाव का निर्णय करेंगे। हाँ, चांसेस जो है इस समय एनडीए के ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप तेजस्वी को कम मत समझिए, क्योंकि वो धन हर हर मुद्दे पर यानी बाहुबल के आधार पर भी, जाति बल के आधार पर भी वो इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सत्ता तक आ पाएंगे। हर्ष जी। अच्छा राम जी, एक सवाल और है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जंगल राज शब्द जो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया और भ्रष्टाचार शब्द को काफी उछाला जा रहा है। क्या पीछे विकास की बातें नहीं रह गई हैं? क्योंकि चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, वो भी भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम कम करेंगे। इस वक्त एनडीए का कुनबा भी कह रहा है कि भ्रष्टाचारियों को आप बिहार में मत लाइए। तो क्या बिहार में विकास की बातें नहीं हो रही है? बिहार में सिर्फ भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो रही है, अपराध की बात हो रही है, लेकिन विकास कहीं पीछे छूट गया है, क्योंकि एनडीए ने जो विकास बिहार के अंदर किया है वो दिखता है और एनडीए अगर विकास की बात ज्यादा करेगी तो उसे फायदा होगा। निश्चित रूप से विकास तो आंखों के सामने दिखता है ना, रोज दिखता है, हर व्यक्ति को दिखेगा तो उसका असर तो होता है, लेकिन कितना होता है दूसरे जो पैरामीटर हैं। देखिए, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, बिहार वो वीर भूमि है जिसने हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को दिया था, जयप्रकाश नारायण को दिया था, और भी बहुत महान हस्तियां भारत रत्न वहां से निकले हुए हैं। तो निश्चित रूप से बिहार एक क्रिएटिव और देश के लिए बहुत जागरूक प्रांत में से है, लेकिन ये दुर्भाग्य राजनीतिक दुर्भिक्ष पड़ने के कारण, राजनीतिक दुर्भिक्ष शब्द में जानबूझकर इसलिए अदा कर रहा हूँ कि देखिएगा, राजनीति में वहाँ जो भ्रष्टाचार का कीड़ा लगा था, वायरस लगा था, उसके कारण वहाँ तो जो विकास जितना होना चाहिए था ना उतनी वहाँ फैक्ट्रियाँ बन पाई हैं, और वहाँ पर और सामाजिक स्तर पर भी अगर कोई लड़का आईएएस है तो वहाँ पर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है कि जो उस लड़के से आपके शादी करा देगा, आपको 2 साल की गारंटी देगा, वो लड़का वहाँ पर रखेगा और करोड़ों रुपए वहाँ पर उसके लिए वो ऐंठते थे। तो निश्चित रूप से ये जो सामाजिक वहाँ पर स्तर है, उसमें रग रग में हर कदम पर भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, गुंडागिर्दी घुसी हुई है, अपहरण घुसा हुआ है। अब हालांकि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी के आगे तो वो सब नजारा है ना। तो निश्चित रूप से अगर बिहार का भविष्य बनाना है तो वहाँ इंडस्ट्री लाना पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी जितना बना है उतना पर्याप्त नहीं है, उसको देश के साथ ताल कदम करने के लिए और बहुत कुछ राजनीतिक दल जो चुनाव में उतरा है उसको करके दिखाना पड़ेगा। अगर करके नहीं दिखाया तो वो अधिक समय तक कुर्सी पर नहीं रह पाएगा। हर्ष जी। ठीक है, आप राम जी सियासी पंडित है और कहा जाता है कि सियासी पंडित सब कुछ भांप लेता है। अब हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन भविष्य आपको क्या लगता है? क्या क्योंकि 2020 का अगर हम समीकरण समझे तो तेजस्वी सरकार बनाते बनाते रह गए थे, महिलाओं ने एनडीए की काफी मदद की थी और तमाम लोगों ने एनडीए की काफी मदद की थी। अभी क्या आपको लगता है कि क्या तेजस्वी की को साथ बचाने में भी मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के अंदर परिवार में कलह है, पार्टी में विद्रोह लगातार हो रहा है, तो क्या तेजस्वी की साथ धीरे धीरे गिरती जा रही है और इसी का फायदा ठीक एनडीए को मिलेगा? देखिए, एनडीए को फायदा तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, और दूसरे विरोधी दल भी अपने अपने पैंतरे बजाकर उसमें फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हर एक का अपना अपना तौर तरीका है, अपनी तर्कस के अलग अलग तीर हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो ये है
कि बिहार के चुनाव का नतीजा पूरी तरह से युवा वोटर्स के ऊपर है और युवा वोटर्स का रुझान मेरा अपना विचार ये है कि राष्ट्रीय नीति के ऊपर ज़्यादा है और यही एक कारण है कि एनडीए के चांसेस ज़्यादा हैं आने के। और रहा सवाल ये जो क्षेत्रीय दल हैं और स्थानीय जाति संगत जो घटक हैं उनका जो है कितना इजाफा होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ एक तो जन स्वराज पार्टी जो वहाँ पर भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आवाज उठा रही है उसका नुकसान जो है इनको आपके तेजस्वी के पार्टी को उठाना पड़ेगा। दूसरा जो दूसरे घटक हैं उन घटकों के बारे में अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से उसमें जो मुस्लिम लीग वाला घटक है वो 18% वोट एक मस्त जो जाते थे उनमें सेंध लगने की उम्मीद है। अब वो कैसे लगेगी, किसको लगेगी, सपा को तो लगने वाली नहीं है क्योंकि सपा का वहाँ उतना अस्तित्व नहीं है। जो लालू गुट है अभी तक उनको झेलता रहा था, लेकिन अब वहाँ एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसकी पूरी संभावना है कि वो एनडीए उसमें से कुछ वोट ले जाएंगे। हो सकता है कई जगह वो कुछ कारणों से अपने मतभेदों के कारण से कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि वो वोटों का तिरस्कार भी कर सकते हैं। पर देखिए 14 तारीख को पता लग जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है राम जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ कि क्या जिस तरीके से अभी बार बार महागठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश को कमजोर कर दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है और नीतीश ही सीएम होंगे, तो क्या लगता है आपको कि वाकई ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने बिहार में अपने आप को मजबूत करके नीतीश को कमजोर कर दिया है और आगे आने वाले समय में बीजेपी का सीएम भी हो सकता है? नीतीश जी का दूसरा नाम जो है कहा जाता था पलटू राम, उनको कहा जाता बेपेंजी के लूटे हैं, कभी इधर लुढ़क जाएंगे कभी उधर लुढ़क जाएंगे, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ नीतीश सिंह को ही पता होगा, नीतीश कुमार जी को ही पता होगा। हकीकत में आज की तारीख में जो जिस तरह से राजनीति में एक चाणक्य हुआ करते हैं, एनडीए के पास एक चाणक्य मौजूद है, वो है अमित शाह। वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी जादू की गोटी है कि जो विरोधी कितना भी उछल कूद कर रहा हो उसको चुपचाप बुलाकर कान में कोई मंत्र फूंक देते हैं और वो शांत हो जाता है। यही एक कारण है एनडीए की स्थिति बड़ी मजबूत है। और रहा सवाल ये जो इंडी गठबंधन है वो तो एक तरह से बाँव उखड़ चुका है। सिर्फ आंतरिक कलह जो हो रही है तेजस्वी और राहुल गांधी की, राहुल गांधी का इस समय 15 दिन के लिए कोलंबिया कोई बहुत महत्वपूर्ण देश नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत यात्रा पर वो अक्सर जाते रहते हैं। हर सप्ताह वो श्रीमान चले जाते हैं अपना वीकेंड बनाने के लिए। अब क्यों जाते हैं कैसे जाते हैं वो एसपीजी को भी नकारा कर जाते हैं, किसी को पता नहीं देते और जब भी पूछा जाता है तो कहते हैं ये तो प्राइवेट मसला है। अब प्राइवेट मसला है तो राजनीति में क्यों आए भाई? राजनीति में आपको रहना है तो राजनीति में 24 घंटे का हिसाब जनता के सामने होना चाहिए, लेकिन वो अपने प्राइवेट पार्टी जो है अरेंज करते हैं, कभी थाईलैंड में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। लेकिन एक यात्रा पर कितना खर्च होता होगा और कितनी उनकी करोड़ों रुपए की यात्रा हो चुकी है, अरबों रुपयों की, और इस यात्रा को अगर वो बिहार में विकास में देते तो शायद ज़्यादा उनकी स्थिति मजबूत होती। लेकिन ये उनका अपना अस्तित्व है, लेकिन हाँ आम जनता के दिमाग में ये चीज़ अवश्य है। इसीलिए वहाँ कांग्रेस का भविष्य जो समय परचम लहराता था आज की तारीख में मेरे विचार में बहुत कमजोर स्थिति में है। रहा सवाल नीतीश की स्थिति मोदी जी के कारण मजबूत है। अगर इंडिविजुअली नीतीश मैदान में उतरते तो वो वहाँ उनका अस्तित्व उतना नहीं रह पाता। अब देखिए 14 तारीख को क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि फिलहाल की स्थिति देखते हुए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आप हमारे साथ जुड़े, फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, बिहार पे ही चर्चा होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन टीम के साथ। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर सियासी पंडित क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सियासी पंडित ही भाप सकता है कि आखिर चुनावी राज्य का भविष्य क्या होगा। इशारा तो आपको मिल ही गया होगा। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, बाकी से सवाल पूछेंगे, कुछ नेता होंगे और सियासी पंडित होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।